दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, जिसे इंडिया का सबसे प्रॉस्परस सेक्टर माना जाता है। इस सेक्टर का इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करीब 7.1% है और ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016 से 2026 के अनुसार ये नंबर 12% तक पहुंच जाएगा। 2019 में इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बना। वहीं इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर, 2nd लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर, 5th लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर और 7th लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 35 मिलियन पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT के अनुसार इंडस्ट्री ने अप्रैल 2000 और दिसंबर 2020 के बीच 25.4 बिलियन FDI विटनेस किया, जो करीब इस पीरियड के टोटल FDI का 5% है। आज इंडिया वर्ल्ड का मेजर मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनीज जैसे मर्सिडीज बेंज, BMW, टोयोटा, हुंडई एक्सेट्रा के लिए प्राइम बिजनेस डेस्टिनेशन बन गया है। अपने लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्किल्ड लेबर, ह्यूज डोमेस्टिक डिमांड और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज के बलबूते पर इंडिया ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सेंटर स्टेज पर आ गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में इंडिया को 30th रैंक अलॉट किया, जो दर्शाता है कि इतने मैसिव प्रोडक्शन के बावजूद अभी तक इंडिया अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पाया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इन चैलेंजेस को टैकल कर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2026 तक 51.4 से लेके $282.8 बिलियन इंडस्ट्री बन सकता है और हमारे मेक इंडिया ग्रेट अगेन के सपने को पूरा कर सकता है। चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर कैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इतना ग्रो किया। साथ ही हम देखेंगे कि क्या चैलेंजेस इंडस्ट्री फेस कर रही है और गवर्नमेंट इन्हें कैसे टैकल कर रही है। फाइनली हम इस सेक्टर के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर भी एक नज़र डालेंगे। आइए पहले हम इस इंडस्ट्री की ग्रोथ पर एक नज़र डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों हम इस इंडस्ट्री को 3 फेजेस में पढ़ सकते हैं। पहला है 1940 से 1970 के बीच का पीरियड, जहां अब तक कार्स को इंपोर्ट किया जाता था। इंडिया के इंडिजिनस पैसेंजर कार प्रोडक्शन की शुरुआत 1940s में हुई, जब हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड ने अपना यूनिट इंडिया में खोला। गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट करने के लिए 1952 में टैरिफ कमीशन अपॉइंट किया। 1953 में कमेटी ने अपने रिपोर्ट में रिकमेंड किया कि एग्जिस्टिंग इंडियन कार कंपनीज को उनके मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार कैटेगराइज किया जाना चाहिए, ताकि लोकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सके। वहीं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के तहत फुली बिल्टअप कार्स पर हायर इंपोर्ट ट्रैफिक और रेस्ट्रिक्शंस प्लेस किए गए। इस दौरान हिंदुस्तान मोटर्स, कलकत्ता के एम्बेसडर कार और प्रीमियर ऑटोमोबाइल, बॉम्बे के फियाट मॉडल ने मार्केट डोमिनेट किया। वहीं टाटा मोटर्स या टेल्को, जिसने पुणे में मर्सिडीज बेंज के साथ कोलैबोरेट किया, और अशोक लेलैंड, जिसने मद्रास में लेलैंड मोटर्स के साथ कोलैबोरेट किया। ऐसा करने की वजह से वो मेजर बस और ट्रक मैन्युफैक्चरर्स बन गए। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करने के लिए 1965 में अवादी, चेन्नई में हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री स्टैब्लिश किया गया। ये फैक्ट्री आज भी इंडिया का ओनली टैंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इन सब के बावजूद ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जैसे लाइसेंस राज, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोअर डिमांड एक्सेट्रा के कारण सेक्टर ने बेहद स्लो ग्रोथ अचीव किया। दूसरा पीरियड है 1970 से 1990 के बीच का। सिनेरियो थोड़ा इंप्रूव होने लगा। व्हीकल इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू किए गए और प्राइस कंट्रोल्स को हटाया गया, जिसने मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एलिमेंट लाया। इस दौरान कमर्शियल व्हीकल्स, स्कूटर्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण फार्म ट्रैक्टर की डिमांड में बढ़ोतरी दिखाई दी। लेकिन हाई एनुअल रोड टैक्स, जो उस वक्त के एवरेज एनुअल इनकम का मोर देन 50% हुआ करता था, जिसकी वजह से कार ओनरशिप लग्जरी बन गई। वहीं क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, इंपोर्ट बैरियर्स के कारण डिमांड सप्लाई मिसमैच देखने को मिला। गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि अब वक्त है मॉडर्न, फ्यूल एफिशिएंट और लो कॉस्ट यूटिलिटी व्हीकल को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, जिसे कॉमन मैन अफोर्ड कर सके। इसलिए गवर्नमेंट ने FDI नॉर्म्स लिबरलाइज करना शुरू किया। फरवरी 1981 को इंडियन कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड MUL को गवर्नमेंट कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसमें जापानीज फर्म सुजुकी ने $260 मिलियन इन्वेस्ट कर कंपनी में 26% इक्विटी एक्वायर किया। एक ही साल में MUL ने इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड मॉडर्न कार मारुति 800 का निर्माण किया। इसी के साथ जापानीज फर्म टोयोटा, मित्सुबिशी, माजदा और निसान ने इंडियन कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर स्टैब्लिश कर कमर्शियल व्हीकल प्रोडक्शन बूस्ट किया।
इस एफडीआई इनफ्लो ने न केवल कैपिटल बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्सपर्टीज भी लाया। वहीं फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम यानी कि पीएमपी के तहत डोमेस्टिक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को लोकल कंपोनेंट यूटिलाइजेशन फेजेस में बढ़ाने के लिए कहा गया। फाइनली 1991 के बाद गवर्नमेंट ने एलपीजी रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया, जिसने हमारे इकोनॉमी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। ऑटो लाइसेंसिंग, एफडीआई लिमिट्स जैसे रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज को हटाकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोट किया गया। 1997 में फॉरेन पार्टनर्स को जॉइंट वेंचर्स में मेजॉरिटी शेयर यानी 51% शेयर होल्ड करने की अनुमति दी गई। इस पॉलिसी ने मानो सेक्टर को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया, जिसके तहत प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन, कंपटीशन, इनोवेशन और स्टेट ऑफ द आर्ट व्हीकल मॉडल्स का निर्माण किया जाने लगा। वहीं 2000 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिश किए, जिससे व्हीकुलर पॉल्यूशन पर बेस्ड मैनर में कंट्रोल लाया जा सके। रिसेंटली 2019 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 1 अप्रैल 2020 से सभी व्हीकल्स BS6 नॉर्म्स कंप्लेंट होंगे। इस कंप्लायंस की मदद से इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ लेवल होगा, जो हमारे ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेगा। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 100% एफडीआई वाया ऑटोमेटिक रूट अवेलेबल है, जहां 1992 से 1993 में इस सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 2.77% था, ये 2019 तक 7.1% पहुंच गया है। आज हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कई क्लस्टर्स में नजर आते हैं, जैसे नॉर्थ में दिल्ली गुड़गांव फरीदाबाद बेल्ट, ईस्ट में कोलकाता जमशेदपुर बेल्ट, साउथ में चेन्नई बैंगलोर होसूर बेल्ट और वेस्ट में मुंबई पुणे नासिक औरंगाबाद और सनांद हंसलपुर विठलपुर बेल्ट। इस सेक्टर की ग्रोथ के पीछे कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे पहला है रोल ऑफ डोमेस्टिक डिमांड। इंडिया का ग्रोइंग पॉपुलेशन और एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए डिमांड ड्राइवर्स हैं। वहीं इंडिया में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क मौजूद है। गवर्नमेंट ने भी अपने 5 ईयर प्लान के बदौलत देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है, जो कार्स की डिमांड में बढ़ोतरी लाया है। दूसरा है हाई एफडीआई ग्रोथ। 1983 के बाद जब हमने अपने बॉर्डर्स ओपन करना शुरू किया तो इंडिया ने मैसिव एफडीआई इनफ्लो विटनेस किया। इन फॉरेन कंपनीज ने न केवल टेक इन्फ्यूजन लाया पर आउटपुट और प्रोडक्टिविटी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट लाया। इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है मारुति और जापानीज फर्म सुजुकी के बीच का कोलैबोरेशन। इन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर डोमेस्टिक कार सप्लाई को अफोर्डेबल और फ्यूल एफिशिएंट बनाया। फाइनली कंपनीज के विजनरी स्ट्रेटजीज ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एक नया रूप दिया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के हेड रतन टाटा जी का सपना था कि उन्हें कंप्लीटली इंडियन कार और पीपल्स कार का निर्माण करना था, जिसे कॉमन मैन भी अफोर्ड कर सके। इस विजन के चलते उन्होंने टाटा इंडिका और टाटा नैनो का निर्माण किया, जिन्हें बजट फ्रेंडली कार्स कहा जाने लगा। साथ ही उन्होंने अपनी कंपनी के डायस्पोरा और फैमिली ओन डाइवर्स बिजनेस को यूज कर इंटर सेक्टोरल लिंकेज अचीव किया और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट किया। पर साथ ही साथ आज ये इंडस्ट्री कई चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे कि पहला है लैक ऑफ एडिक्वेट स्किल्ड लेबर। दोस्तों, मॉडर्न और फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी के राइज और न्यू कंज्यूमर व्हीकल के शॉर्टर लाइफ स्पैन के कारण आज फ्रेश स्किल्ड लेबर और अपस्किलिंग की अहमियत और भी बढ़ गई है। इंडस्ट्रीज उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार चीप और स्किल्ड लेबर फेस कर रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार 2022 तक एडिशनल मैन पावर डिमांड 30 मिलियन के पार चला जाएगा। ऐसे में इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रिक्विजिट मैन पावर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। अगला चैलेंज है लो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो इंडिया के ऑटोमोटिव सेक्टर में आईसीटी काफ़ी लो लेवल पर अडॉप्ट किया गया है। एक नैस्कॉम स्टडी के अनुसार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आईटी एडॉप्शन में रिलेक्टेंस दिखा रहा है, जो इनडायरेक्टली उनकी प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस और होलिस्टिक ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है। हमें ये समझना होगा कि यदि OEMs इन्हें अडॉप्ट करें तो ये डायरेक्टली वेंडर्स और कंज्यूमर से इंटरैक्ट कर सकते हैं और उनके आइडियाज़, प्रेफरेंसेस को अपने डिज़ाइन में इंक्लूड कर सकते हैं। फाइनली डिसरप्टिव न्यू गवर्नमेंट रेगुलेशंस ने इंडस्ट्री की ग्रोथ को हैम्पर किया है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को अप्रैल 2022 तक BS4 से BS6 शिफ्ट होने के लिए कहा है। इस डायरेक्शन के कारण इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में एडुकेटली इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। साथ ही कोविड-19 के कारण कंपनीज के ओल्ड इन्वेंटरीज भी अभी भी स्टॉक्स में मौजूद हैं। इसके अलावा GST रेट्स में फ्लक्चुएशंस ने कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन को अनसस्टेनेबल बनाया है। इन चैलेंजेस को देखने के बाद चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट इन्हें टैकल कर रहा है।
दोस्तों, गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए कई मेजर्स लिए हैं। जैसे पहला है ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016 टू 2026। इस प्लान की मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने एक रोड मैप ले किया है, जिसकी मदद से इंडस्ट्री को बेहतर डेवलप किया जा सकता है। इस प्लान के तहत इंडिया को वर्ल्ड के टॉप 3 व्हीकल और ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा और इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 12% तक लाया जाएगा। इसी के साथ एडिशनल 65 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर इंडस्ट्री को फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस दिए जाएंगे। इस प्लान को मेक इन इंडिया प्रोग्राम से लिंक कर एक्सपोर्ट प्रमोशन पर फोकस किया जाएगा। फाइनली, कॉम्प्रिहेंसिव और स्टेबल पॉलिसी डिसीजंस की मदद से इंडस्ट्री को बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा। अगला है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020। दोस्तों, 2019 में गवर्नमेंट ने फास्टर एडॉप्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड्स एंड ईवीज या FAME2 प्रोग्राम लॉन्च किया। FAME2 की मदद से ईवी के 4 की एरियाज पर फोकस किया जाएगा: टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट्स और चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इस सेक्टर का 10% बजट स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। यहाँ 2020 से 6 to 7 मिलियन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स पर ईयर का एम्बिशियस टारगेट रखा गया है। इस प्रकार इस प्लान के तहत हॉलिस्टिकली नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी लाया जाएगा। इसी के साथ नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया है। ये इंडिया का लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है, जिसकी मदद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स और इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कोलैबोरेट कर टेस्टिंग, वैलिडेशन और RFD इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करेंगे। इस प्रोजेक्ट की मदद से ऑटोमोटिव सेक्टर में कोर ग्लोबल कंपटीशन क्रिएट किया जाएगा, जो इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सीमलेसली वर्ल्ड के बेस्ट इंडस्ट्रीज के साथ इंटीग्रेट करेगा। प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए कई सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे, जैसे नदन ऑटो क्लस्टर एट मानेसर हरियाणा, सदर्न ऑटो क्लस्टर एट औरंगाबाद, चेन्नई और वेस्टर्न ऑटो क्लस्टर अपग्रेडेशन एट पुणे एंड अहमदनगर। इस प्रोजेक्ट की मदद से बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस को यूज कर व्हीकल्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। वहीं अप्रैल 2020 तक प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेंटिव स्कीम लॉन्च किया गया। इस स्कीम की मदद से कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया जाएगा ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट मिले और इंपोर्ट बिल रिड्यूस हो। कंपनीज को अपने इंक्रीमेंटल सेल्स रेवेन्यू और एक्सपोर्ट रेवेन्यू पर 2 से 12% तक का कैशबैक दिया जाएगा। इस स्कीम को एडवांस्ड केमिकल सेल बैटरी शॉर्टेज प्रोडक्शन से लिंक किया गया है, जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे। फाइनली अप्रैल 2021 में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी अडॉप्ट किया गया। इस पॉलिसी की मदद से ओल्ड व्हीकल्स को धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा ताकि पॉल्यूशन रिड्यूस हो और जॉब अपॉर्चुनिटीज डोमेस्टिक न्यू कार डिमांड में राइज देखने को मिले। यदि कोई 15 ईयर्स एंड अबव कमर्शियल व्हीकल या 20 ईयर्स एंड अबव पैसेंजर व्हीकल फिटनेस और एमिशन टेस्ट पास नहीं करता तो उसे मैंडेटरीली स्क्रैप किया जाएगा। इस स्क्रैप्ड मटेरियल जैसे स्टील, प्लास्टिक, रबर, एल्युमिनियम को ऑटोमोबाइल कंपनीज यूज कर सकते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 30 to 40% कम कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार ये पॉलिसी हमारे क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल को 20 लाख करोड़ से रिड्यूस कर सकता है। गवर्नमेंट के स्टेप्स देखने के बाद चलिए हम देखते हैं कि इस सेक्टर के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की। दोस्तों, दुनिया में बढ़ते क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स एड्रेस करने के लिए और व्हीकुलर पॉल्यूशन कम करने के लिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने फेजेस में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ओर शिफ्ट करना शुरू किया है। ये सेक्टर कई चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर गवर्नमेंट सपोर्ट एक्सेट्रा। ऐसे में अगर इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हब बनना है तो हम चाइना के इलेक्ट्रिक कैपिटल ल्यूजोउ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। चाइना के सदर्न रीजन में पाया जाने वाला ये सिटी ओस्लो के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पेनिट्रेटेड सिटी है। यहाँ पर करीब 30% कार्स इलेक्ट्रिक हैं। उन्होंने इनोवेटिव अप्रोच को यूज कर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट ग्रो किया है। सबसे पहले यूएस के जनरल मोटर्स ने स्टेट बैग सेइक मोटर कॉर्पोरेशन और गुआंगशी ऑटोमोबाइल ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर एस्टैब्लिश कर रेसिडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक्सपोजर दिया। 2017 में कैंपेन के तहत फ्री 10 मंथ टेस्ट ड्राइव ऑफर किया गया, जिसे करीब 15,000 लोगों ने ट्राई किया और अपना फीडबैक दिया। लोकल ऑटोमेकर
बावजूद E100 के प्रोडक्ट इतना पॉपुलर हुआ कि 70% टेस्ट ड्राइवर्स ने तुरंत इसे बुक किया। फिर रेसिडेंट्स ने नीड्स और ड्राइविंग हैबिट्स को समझते हुए छोटे 2 सीटर कार सिर्फ $5,000 में डेवलप किया गया। इससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अफोर्डेबल बन गए और ड्राइवर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए हर 10,000 किलोमीटर ड्राइव के लिए $160 ऑफर किए गए। कार साइज छोटा होने के कारण सिटी में करीब 15,000 एडिशनल पार्किंग स्पॉट्स क्रिएट हुए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 30,000 चार्जिंग आउटलेट्स पूरे सिटी में डेवलप किए गए। इसी के साथ लोकल कंपोनेंट इंडस्ट्री को लिंक किया गया है जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट हो। इस प्रकार होलिस्टिक फ्रेमवर्क के तहत ल्यूजोहू इलेक्ट्रिक कार हब बन गया है। अब वक्त है पायलट बेसिस पर हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करें और डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को क्लियर डायरेक्शन दें। अब हम बात करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। दोस्तों, जहां ग्लोबल ऑटो जाइंट्स जैसे जर्मनी, जापान करीब 10% रेवेन्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करते हैं, वहीं इंडिया लेस देन 1% स्पेंड करता है। अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे तो असेंबली और कंपोनेंट सप्लायर्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट किया जा सकता है। इसकी मदद से हम न केवल न्यू सेगमेंट्स जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवीज प्रोडक्शन बूस्ट कर सकते हैं, पर फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे ग्रीन मोबिलिटी भी एफिशिएंटली डेवलप कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट बिग थिंग माने जाने वाले ऑटोनोमस ड्रिवन कार्स कनेक्टेड मोबिलिटी को इंडिया सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर फ्यूचर ड्रिवन मार्केट हब बना सकता है। अगर हम स्किल्ड वर्कफोर्स की बात करें तो ऑटो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का निर्माण किया जा सकता है जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। कॉन्सेंट इंडस्ट्री और एकेडमिया के कोलैबोरेशन की मदद से हम इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स, व्हीकल कनेक्टिविटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा 21st सेंचुरी में फंडामेंटल ऑटोमोबाइल स्किल्स बन गए हैं जिन्हें हमें अडॉप्ट करना चाहिए। फाइनली इंडिया ऑल्टरनेट फ्यूल हब बन सकता है। 2023 से 24 तक इंडिया ने 20% इथेनॉल पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने का एम रखा है और इवेंचुअली 100% इथेनॉल रन व्हीकल्स प्रोड्यूस करने का एम है। गवर्नमेंट ने अपना फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस कम करने के लिए इथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स इंजन्स को भी प्रमोट किया है। डोमेस्टिक इथेनॉल प्रोडक्शन को यूज कर इजिली हम ऑल्टरनेट फ्यूल हब बन सकते हैं। इथेनॉल के अलावा हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स प्रोडक्शन पर फोकस कर सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक कार्स में यूटिलाइज किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि कैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इंडिया में ग्रो किया। अब वक्त है कि कांस्टेंट गवर्नमेंट सपोर्ट और गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की मदद से एक होलिस्टिक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके जिससे जल्द ही हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा हो सके। एक्सपर्ट्स के अनुसार फ्यूचर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक, सस्टेनेबल, कॉस्ट एफिशिएंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। हम इस डायरेक्शन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट कर भारत के मेक इंडिया ग्रेट अगेन के सपने को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा कौन सी ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर इंडियन कंपनीज और गवर्नमेंट काम कर सकती है जो इंडिया को आने वाले समय में ग्लोबल ऑटोमोबाइल हब बना सकती हैं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।